गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा विज्ञान एक का विषय में हम लोग हमारा पार्ट नंबर 9 कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं। और कार्बनिक यौगिक में इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स हमने 3 चरण देखे हुए हैं, चरण 1, चरण 2 और चरण 3, जिसमें हमने IUPAC नाम किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में चर्चा की। आज जो हम लोग भाग देख रहे हैं वो है हमारा अगला भाग, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में आप लोग को यहाँ पे कुछ यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में इनमें कुछ गुणधर्म बताए गए हैं। पहला है बेटा ज्वलन। तो ज्वलन, ये जो रासायनिक गुणधर्म है कार्बनिक यौगिक का, इसमें आपको ये बताया गया है कि ज्वलन के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। ज्वलन यानी कि जलना। आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वो जलता है और जलने के बाद उसमें से ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी बनती है। ये कार्बन अलग अलग स्वरूपों में भी देखने में आ सकता है। जैसे शुरुआत में ही आपने पाठ की शुरुआत में ही कार्बन कौन कौन से प्रकार में आते हैं कक्षा 9वीं में भी आपने देखा था। कक्षा 9वीं में मैंने बताया था कि बाल से लेकर हमारे शरीर के बालों से लेकर या फिर बहुत सारी वस्तुओं से लेकर दिनचर्या में उपयोग में लाने वाली, जैसे कि दूध अगर जल जाता है तो वो कोयला बन जाता है और कोयले में ही कार्बन होता है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे कार्बन के रूप अगर आपने देखे, उनको अगर हमने ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने की कोशिश की तो ऊष्मा और प्रकाश तो बाहर निकलता ही है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। इसके अलावा अभी आपको यहाँ पे जो ज्वलन बताया गया बेटा, ज्वलन में हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी बताई गई कि हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, इथेन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो हाइड्रोकार्बन आपने देखे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इन सब के कार्बन यौगिक या अन्य कोई पदार्थ जिसमें हाइड्रोकार्बन है, यदि उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो उसमें भी ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है और पानी, ये सामान्य उत्पाद वहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आता है। जैसे यहाँ पे पहली क्रिया आपको यहाँ पे बताई गई, ये पहली क्रिया है C और O2, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों को जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ऊष्मा और प्रकाश भी निकला। दूसरी है बेटा मीथेन और ऑक्सीजन को जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसके अलावा शेष पानी बचा और ऊष्मा और प्रकाश निकला। तीसरी अभिक्रिया यहाँ पे है कि इथेनॉल CH3CH2OH को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया गया तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, पानी बचा और ऊष्मा और प्रकाश यहाँ पे शेष बचा हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि LPG में कौन सी गैस होती है, प्रोपेन गैस होती है, C3H8। यह भी एक ज्वलनशील घटक है। और जैसे कि LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, यदि ये गैस बाहर निकली और ये हवा के साथ में संपर्क में आई तो ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से अभिक्रिया होकर हमारे आसपास की चीज़ों को जला सकता है। ठीक है, अब चलते बेटा हमारे अगले भाग की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ उपकरण और रासायनिक पदार्थ बताए गए हैं। इसके आधार पर ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई गई है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रयोग है ये हमें कक्षा में करके देखना है। तो जैसे ही स्कूलें चालू होंगी ये हम लोग ज़रूर करके देखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अभी ये जो कृतियाँ हैं ये आपको, ये रासायनिक पदार्थ और कृति, ये भी आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, परंतु जब भी ये सिलेबस में रहेगी तो इसे ज़रूर पढ़ना है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे दूसरे भाग की तरफ, वो है ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, यह जो क्रिया है ये क्रिया आपको अभी थोड़ी देर पहले ज्वलन वाली क्रिया पर आधारित इसको आपको समझाया गया है कि इस क्रिया में क्या होता है कि जब आप किसी कार्बन यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन इसको, कार्बन को जलाने का काम करता है ना। तो इस क्रिया को हम लोग उसका ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि जब कोई कार्बनिक यौगिक के अणुओं में स्थित
इसमें क्या होता है, ज्वलन की क्रिया में कार्बनिक यौगिक के अणु अणु क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, इसके रासायनिक बंध टूटते हैं और टूटने की वजह से उत्पाद में क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बचता है। यानी कि ज्वलन क्रिया जो है वो एक ऑक्सीकरण क्रिया को भी बढ़ावा देती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ऑक्सीकरण क्रिया को बढ़ावा देने के लिए जैसे आपको कार्बनिक यौगिक को के बंध तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उसी तरह ऑक्सीजन के अन्य स्रोत भी है कि जो रासायनिक पदार्थों को जलाने में आपकी मदद करता है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कि ऑक्सीजन का काम करते हैं, या फिर ऑक्सीजन के काम करते समय जो पदार्थ अन्य पदार्थ को जलने में मदद करते हैं उनको ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक भी कहते हैं। अब ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक ऐसे कौन से पदार्थ हैं, तो यहाँ पे दो पदार्थ आपको यहाँ पे बताया गया था। एक है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऐसे कुछ अधिकतर अन्य पदार्थ हैं जो कि ऑक्सीकारक का काम करते हैं, या इनको ऑक्सीकारक यौगिक भी कहा गया है। यानी कि ये हवा न रहते हुए यदि कार्बन के यौगिकों के साथ अगर पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसको जलाया जाए तो ये अपने आप जलने लगता है। ठीक है, इन दोनों का अगर साथ में रखा जाए, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ यदि कार्बन के यौगिक अगर रखे जाए तो ये ऑक्सीकारक का काम करके जलाएंगे, और ये इसका परिणाम क्या होगा कि कार्बनिक यौगिक में स्थित विशिष्ट क्रियात्मक समूह जो होंगे वो समूहों को डिस्ट्रॉय करने में या तोड़ने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर भी आपको एक यहाँ पे कृति बताई गई है, रासायनिक अभिक्रिया बताई गई है। इसको भी आप पढ़िए, इसको देखने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सी ऐसी अभिक्रिया है या फिर प्रयोग है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं वो है बेटा तीसरा संकलन अभिक्रिया, जिसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे भी एक कृति आपको यहाँ पे बताई गई है जिसमें आपको कुछ उपकरण दिया गया है, परख नली है, ड्रॉपर है, और कुछ रासायनिक पदार्थ आपको दिए गए, टिंचर आयोडीन, मतलब आयोडीन के कुछ कण आपको यहाँ पे लेने हैं, ब्रोमीन जल, पिघला हुआ वनस्पति घी, विविध वनस्पति तेल, आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पे लेनी है। और यहाँ पे लेकर तो स्टूडेंट्स ये जो संकलन अभिक्रिया है इसमें हमें एक परख नली लेनी है जिसमें 2 मिलीलीटर तेल डाल देना है, उसमें कुछ टिंचर आयोडीन या ब्रोमीन जल के 4 बूंदें हमको डाल देनी है। मतलब तेल में आयोडीन की 4 बूंदें हमने डाल दी और परख नली को हिलाइए, मतलब परख नली को हिला दिए। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन या आयोडीन का मूल रंग अदृश्य हुआ या नहीं ये देखना है। और ये कृति हमें जैसे वनस्पति तेल, वनस्पति घी के साथ भी करके देखनी है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, तो इसमें जो ब्रोमीन या आयोडीन का मूल रंग होता है ये अदृश्य होता है। ये अदृश्य क्यों होता है, यानी कि इसमें अदृश्य होने के लिए ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से अदृश्य हुआ। अब देखिए बेटा, अगर हमने पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, क्योंकि पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाता है परख नली के, और तेल जो है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है। इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं होती। परंतु जब इसमें यदि हमने ब्रोमीन या आयोडीन, मतलब उसी परख नली में तेल लेने 2 मिलीलीटर तेल लेने के बाद यदि उसमें कुछ ब्रोमीन या आयोडीन के बूंदे डाली तो उसका रंग अचानक से गायब हो रहा है, या तेल के रंग में अपने आप वो आखिरी में बदल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ये निरीक्षण से हमें ये पता चल रहा है कि आयोडीन या ब्रोमीन का यहाँ पे उपयोग हुआ है और उन्होंने यहाँ पे अभिक्रिया की है, और इस अभिक्रिया को ही हम लोग संकलन अभिक्रिया कहेंगे। फिर ये संकलन अभिक्रिया है क्या, तो जब कोई कार्बनिक यौगिक, मतलब तेल एक कार्बनिक यौगिक है, दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ, मतलब ब्रोमीन या आयोडीन के साथ संयोग करता है, तो संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। मतलब दोनों के परमाणु मिलकर क्या बनेंगे बेटा, एक ही उत्पाद, किसी भी एक उत्पाद को वो बनाते हैं, और उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन में आपको ये अभिक्रिया बताई गई है। तो कार्बन कार्बन ये जो बहुबंध है, दोहरा बंध है, तिहरा बंध है या इकहरा बंध है, ये सब
क्रियात्मक समूह वाले असंतृप्त यौगिक संकलन अभिक्रिया करते हैं। असंतृप्त मतलब किसी और यौगिक के साथ संतृप्त होने के लिए अभिक्रिया करते हैं, और जो बनने वाला उत्पाद होता है वो क्या बनता है बेटा? संतृप्त यौगिक बनता है। और संतृप्त यौगिक बनने के बाद उस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पे संकलन अभिक्रिया कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अभिक्रिया के कारण होने वाला रंग परिवर्तन आंखों को भी दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे जो बूंद हमने डाली थी आयोडीन या ब्रोमीन की, वो बूंद तो गायब हो ही गई, लेकिन इससे हम लोग को ये भी समझ में आया कि इनके बीच में जो कार्बनिक यौगिक के बहुबंध थे वो परीक्षा के तौर पर हम लोग आसानी से पहचान पाएं और वो टूटे, और टूटने के बाद इन रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया में ये आयोडीन या ब्रोमीन था, जो जिसको हम लोग आयोडीन और ब्रोमीन को हम लोग यौगिक कहते हैं, सहसंयोगीय यौगिक कहते हैं, वो आयोडीन और ब्रोमीन का रंग यहाँ पे क्या हो गया बेटा? अदृश्य हुआ। ठीक है, परंतु वनस्पति घी के साथ रंग परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इससे हम क्या अनुमान निकालेंगे? तो इससे हम यही अनुमान निकाल सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो सिर्फ जो सादा तेल है उसी में देखने को मिलता है। वनस्पति घी में इस अभिक्रिया को देखने में, ये अभिक्रिया देखने में नहीं मिलती, या ये अभिक्रिया जैसे पानी और तेल का मिश्रण नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे भी इनका बहुबंध टूटते हुए नहीं देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे रासायनिक गुणधर्म की तरफ। परंतु उसके पूर्व यहाँ पे जो आपको वनस्पति तेलों को जो अलग यहाँ पे वनस्पति तेल जो हमने लिया हुआ था उसमें ये अभिक्रिया नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसका उत्तर आपको यहाँ पे अगली पेज पर यहाँ पे बताया गया बेटा। उसमें ये बताया गया है कि जैसे वनस्पति तेल है उसमें 4 वसा अम्ल होते हैं, उनके अलग अलग अणुसूत्र भी हैं, और उनके अलग अलग अणुसूत्र की वजह से ये कार्बन के दोहरे बंध कितने हैं, और यहाँ पे ये सभी यौगिकों के साथ संरचना करके इसके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये कोशिश असफल रहती है, क्योंकि वनस्पति तेल के अणु जो होते हैं वो लंबे और असंतृप्त होते बेटा। जो कि कार्बन एक श्रृंखला होती है, और कार्बन श्रृंखला होने की वजह से संतृप्त और असंतृप्त लंबी जो चेन होती है उसको वो भले ही वनस्पति घी में रूपांतरित करे, परंतु उसको संतृप्त नहीं कर पाती, और संतृप्त नहीं करने की वजह से, और ये जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी होने की वजह से, ये यहाँ पे जो हमने आयोडीन या ब्रोमीन के कुछ बूंदे अगर ये वनस्पति तेल में डाली तो वो अपना रंग नहीं बदलती, वो जैसे कि वैसी ही रहती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि अगर ये अभिक्रिया में हमने प्लेटिनम या निकेल का कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में अगर इसमें इस्तेमाल किया, पदार्थ का उपयोग किया, तो भी इसमें वेग परिवर्तन भले ही दिखता है, परंतु इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन के बंध होते हैं, बहुबंध जिसको हम लोग कहते हैं, ये अणुओं के बहुबंधों को तोड़ने में असफल होता है, और ये वनस्पति तेलों में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि वो संतृप्त नहीं करने की वजह से वो वनस्पति तेलों में अपना रंग परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो जैसे कि वैसे ही दिखाई देता है। अभी चौथी रासायनिक अभिक्रिया इसमें हम लोग देखेंगे बेटा, वो है बेटा हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है कि जैसे CH और CC ये इकहरे बंध जो देखने में आपको मिल रहे हैं, ये इत्यादि प्रबल होते हैं कि इनके बीच का संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील नहीं होता। मतलब ये प्रबल होने की वजह से अपना बंध तोड़ने की ये कोशिश ही नहीं करते, और ये वैसे के वैसे अभिकारकों के साथ उदासीन रहने में ही समानता मानते हैं। तो जैसे कि वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, मतलब ये कुछ अपने बीच में कार्य नहीं करने की कोशिश करते हैं। परंतु जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मान लीजिए कि इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाए, क्या मैंने बताया ये एक बार सुनिए कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब मान लो कि मीथेन और क्लोरीन यानी कि Cl2 के साथ यदि हमने सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया की,
तो यहाँ पे जो CH4 है, ये CH3 और एक H को क्लोरीन जो है, क्लोरीन परमाणु है, वो जुड़ जाता है। तो ये जो एक नया उत्पाद बनता है वो बनता है बेटा CH3Cl, मतलब क्लोरोमीथेन। ये एक उत्पाद यहाँ पे बनता है। और शेष बचता है बेटा HCl, जो एक H यहाँ पे हमने लिया हुआ था, निकाला हुआ था बाहर, वो H और एक Cl से मिलकर यहाँ पे HCl बनता है। तो ये CH3 और H मतलब CH4 और Cl या Cl यानी कि Cl2, यानी कि ये जो हमारी अभिक्रिया है ये एकदम संतुलित अभिक्रिया है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का स्थान क्लोरीन परमाणु ले लेता है। मतलब यहाँ पे CH4 है तो एक H की जगह पर Cl आ जाएगा और वो फिर बचा हुआ H दूसरे Cl परमाणु के साथ HCl बनाता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे निर्माण होता है। तो जब अभिकारक के एक प्रकार से परमाणु या परमाणु समूह का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु समूह लेता है, उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये परीक्षा में आपको बहुत बार पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो यदि आपको इसके उदाहरण पता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो बेटा। कि दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि CH3Cl और Cl2, इसमें ये भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नया उत्पाद बना रहा है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर यही CH2Cl2 और Cl2 के साथ सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करता है तो ये नया उत्पाद बनाता है बेटा CHCl3 प्लस HCl। अब ये CHCl3 और Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश में, तो आखिरी में आपको जो उत्पाद मिलता है वो बेटा CCl4 प्लस HCl, मतलब कार्बन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह आपको उत्पाद में यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। वो है बेटा यहाँ पे अभी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म खत्म हुए। अभी हम लोग इसके सामने आने वाले नए भाग की तरफ चलते हैं। वो बेटा हमारा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी बताई गई है। तो इथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल, इसके दोनों के सूत्र हमने इसके पूर्व देखे हुए बेटा। इन तालिकाओं में आपको पता है कि इथेनॉल का सूत्र क्या है, इथेनॉइक अम्ल का भी सूत्र क्या है। तो इन दोनों अम्लों मतलब इन दोनों यौगिकों का व्यापारिक बहुत ज़्यादा महत्व है। इन दोनों कार्बनिक यौगिक का व्यापारिक इसलिए महत्व है क्योंकि ये हम और अच्छे से जानने वाले हैं सामने कि इसकी जानकारी हमें किस तरह से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो इथेनॉल के बारे में जानकारी बताई गई है, तो इथेनॉल जो है वो एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला रंगहीन ऐसा एक पदार्थ है कि जिसको सामान्यतः अल्कोहल या स्पिरिट कहते हैं। अब इसका उपयोग मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको तो पता ही है कि मद्य सेवन जो है वो बहुत प्राणघातक हो सकता है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये मद्यप्राशन बहुत बार हानिकारक होता है। तो बहुत से लोग ये जो इथेनॉल है इसे नशा करने के लिए, नशा चढ़ाने के लिए इसका प्राशन करते हैं और इसका समाज में बहुत बुरा प्रभाव भी दिखाई देता है। और ये जो इथेनॉल है ये एक जलीय विलयन होने की वजह से इसका लिटमस परीक्षण अगर करें तो वो उदासीन पाया जाता है बेटा। और इथेनॉल पानी में अगर हमने घोलने की कोशिश की तो उसका अनुपात घुलनशील भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुद्ध इथेनॉल ऐसी एक वस्तु है कि जिसकी अत्यंत थोड़ी सी मात्रा का भी अगर सेवन किया जाए तो हमें वो प्राणघातक हो सकता है बेटा। इथेनॉल एक औषधि वर्धक तत्व है, पदार्थ है, जिसको खांसी के मिश्रण की औषधियाँ बनाने के लिए भी काम में इसको लाया जाता है बेटा। इसको एक टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इथेनॉल एक उत्तम विलायक भी है, ठीक है ना। तो ये सब जो इथेनॉल की कुछ खूबियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको कुछ इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म आपको यहाँ पे बताए गए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इथेनॉल की दो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है। पहली अभिक्रिया जो है वो क्रियात्मक समूह OH ऑल ग्रुप के साथ इसकी भूमिका क्या महत्वपूर्ण भाग निभाती है वो यहाँ पे आपको बताया गया कि सोडियम के साथ जब इथेनॉल
इस ग्रुप की अभिक्रिया होती है। तो इथेनॉल का सूत्र है बेटा C2H5OH, तो CH3CH2OH ये इस तरह से हमने लिख लिया है, और 2 सोडियम के परमाणु हमने इसके साथ जोड़े और 2 इथेनॉल के परमाणु हमने यहाँ पे लिए। तो इन दोनों में रिएक्शन होके आपको अभिक्रिया होकर जो उत्पाद मिलता है वो है बेटा सोडियम इथोक्साइड। इसका सूत्र है CH3CH2ONA और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, तो ये होगी बेटा इथेनॉल की रासायनिक गुणधर्म में इसकी पहली अभिक्रिया। और इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पर सोडियम की निर्जलीकरण इथेनॉल की निर्जलीकरण अभिक्रिया यहाँ पे आपको बताई गई है। मतलब ये जो सांद्र H2SO4 होता है, मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो 170 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यदि इथेनॉल को गर्म करने की हमने कोशिश की तो इथिन नामक यहाँ पे असंतृप्त यौगिक यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे नजर आता है, और कुछ अणु जो हैं वो पानी के रूप में यहाँ पे बाहर निकले हुए आपको नजर आते हैं। इसमें करना क्या है कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री तापमान पर गर्म करिए, तो फिर इसके बाद जो असंतृप्त यौगिक बनेगा वो इथिन होगा और पानी की कुछ बूंदें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अल्कोहल एक ईंधन के रूप में भी देखा गया बेटा, और ये गन्ने जैसे वनस्पति से बनता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, देखनी है, और इसके बाद इसके सामने वाला भाग हम लोग ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।